नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। मंत्री सुबोध उनियाल का बड़ा एक्शन, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल तलब, गतिविधियों की मांगी रिपोर्ट। पुलिस या टॉर्चर से आहत होकर आत्महत्या करने वाले युवक के परिजनों से मिले गणेश गोदियाल, सरकार से की जांच की मांग। देहरादून में हुए अक्रम एनकाउंटर पर उलझी कहानी, पेशी से पहले लूट पर उठे सवाल, मजिस्ट्रियल जांच से सामने आएगा सच। और उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, कई जिलों में जमकर हुई बारिश और ओलावृष्टि, 5 मई तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज। खबरों की शुरुआत करते पौड़ी के पंकज आत्महत्या मामले से, जहां कांग्रेस अब मामले में सरकार से सवाल कर रही है और पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर रही है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने रविवार को पौड़ी के सतपुली विकासखंड के ग्राम रैतपुरी पहुंचकर पंकज के परिजनों से मुलाकात की। गणेश गोदियाल ने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उनको सांत्वना दी और स्थानीय पुलिस से मामले की पूरी जानकारी ली। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम धामी से मामले की जांच करवाने और पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की है। साथ ही पौड़ी पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए हैं। पौड़ी के सतपुली में पुल पर युवक की लाश मिलती है। हेलमेट पहने युवक की आत्महत्या से सनसनी फैल जाती है और सतपुली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगते हैं। आखिर क्यों मौत से पहले पुलिस पर पंकज ने आरोप लगाए हैं और क्यों पंकज ने एक खौफनाक कदम उठाया है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या है पंकज की मौत का राज? पंकज की मौत के बाद उठ रहे सवाल, उत्तराखंड पुलिस को किस बात की टेंशन? क्या युवाओं पर अत्याचार कर रही पुलिस? एक घर का चिराग बुझ गया जो अपने पीछे कई सवाल छोड़ गया। क्या ये आत्महत्या पुलिस की दी मानसिक प्रताड़ना थी? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मौत से कुछ पल पहले सोशल मीडिया पर पंकज ने एक वीडियो पोस्ट किया और पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस वीडियो में पंकज ने लिखा कि सतपुली पुलिस ने उसकी बाइक को सीज कर दिया जो उसके लिए सब कुछ थी। अपनी चोटों को दिखाते हुए पंकज ने लिखा कि माना मेरी गलती थी, पर पुलिस को मुझे घसीटने की क्या जरूरत थी? पुलिस चाहती तो मुझे समझाकर भी छोड़ सकती थी, पर हाथ उठाने और थाने में रिश्तेदारों को बातें सुनाने की क्या जरूरत थी? वीडियो में बार बार पंकज ये भी कहता है कि सतपुली पुलिस की इंसानियत खत्म हो गई है। रैतपुर पुल पर पंकज ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। फिर पंकज की वीडियो वायरल हुई और पुलिस पर सवाल उठने लगे। तब पुलिस का बयान सामने आया। पौड़ी सीओ तुषार बोरा के अनुसार पंकज नशे में धुत होकर बाइक चला रहा था और इसी दौरान उसने एक बंगाली डॉक्टर को टक्कर मार दी। एक्सीडेंट की घटना के बाद पुलिस ने उसका चालान काटा और परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हाँ, ये आज सुबह 112 पे सूचना प्राप्त हुई है कि रैतपुर के पास स्थित गांव रैतपुर के पास एक पुलिया के पास एक युवक ने सुसाइड कर लिया लटक के पुलिया से। तो जिस पे तुरंत पुलिस, स्थानीय पुलिस और मौके पे गई और एसडीआरएफ की मदद से उसको बाहर निकाला गया। तो उसकी शिनाख्त की गई। तो उसकी शिनाख्त पंकज कुमार के नाम से हुई है, जिसका कि कल हमने 185 में भी चालान किया कि जो नशे की हालत में वो वाहन चला रहा था, जिसने एक्सीडेंट भी कर दिया था, जिसमें एक स्थानीय युवक की चोट भी लगी थी और इसके भी खुद ही चोट भी लग गई थी, जिसपे इसकी गाड़ी को तुरंत सीज करते हुए और इसको 185 में चालान किया गया, मेडिकल कराया गया और इसके परिजन के, उसकी माता को और चाचा को मौके पे थाने पे बुलाकर इनके सुपुर्द में दिया गया था इसे। देखिए, जो इसमें आप जो कहना चाह रहे हैं उस संबंध में हमने ऐसा कुछ है नहीं, प्रकाश में अभी तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसकी जो हर महलों के लिए उच्च अधिकारियों के आदेश पर इसकी पैनल से मेडिकल कराया जा रहा है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और वीडियोग्राफी कराई जा रही है। अगर कोई ऐसे तथ्य प्रकाश में आएंगे तो विधिक कार्रवाई। अब पुलिस की इस कार्रवाई पर पंकज के परिजन जवाब मांग रहे। क्या सिर्फ गाड़ी सीज होने पर कोई आत्महत्या कर सकता है? ये सवाल है पंकज के परिजनों का। किस एक्ट में पंकज पर कार्रवाई हुई, क्यों उसे थाने लाया गया और कहां है बेल के डॉक्यूमेंट? ये सब सवाल परिजन पुलिस से पूछ रहे हैं। जबकि उसके सोशल मीडिया में जो वीडियो रिकॉर्ड हुई है उसके थ्रू हमें नहीं लगता, उसने साफ साफ बताया गया कि थाना सतपुली थाना के अंतर्गत जो प्रभारी आते हैं उनके द्वारा मानसिक रूप से उसे प्रताड़ित किया गया है और शब्दों से उसे प्रताड़ित किया गया है, बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी
सबूत के इसे इन्होंने चौकी में बंद कर दिया, इसका मेडिकल तक करवा दिया, राजीनामा करवा दिया, उसका इनके पास कोई रिपोर्ट वगैरह है नहीं, है ना। अब ये हमें क्या बोल रहे हैं कि बच्चे ने वैसे लिख दिया होगा। हमें प्रदेश सरकार से यही गुहार चाहता हूँ कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। तो इसमें बात ये है कि जो पुलिस पे अभी जो मैं एसएसपी पौड़ी सर्वेश पवार जी का मैं वो देख रहा था इंटरव्यू, ये जो प्रेस जो उन्होंने वार्ता की इस मामले में, तो मैं एकदम देखा, मैं दिन में 1-1:30 बजे में वायरल हुआ खबर। तो इसमें बात ये है कि एक नया बच्चा 18 साल से ऊपर का है, वो 19 साल का लड़का है, उसको इतना मतलब ऐसा क्या हरासमेंट कर दिया गया है कि उसने आत्महत्या कर दी। आत्महत्या के पुलिस का मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आपने किसके सुपुर्द किया, उसको घर वाले कौन थे, आपने थाने की जांच, उनके घर वालों की मांग है कि हमको थाने की रिपोर्ट दो, जो सतपुली थाना है उसकी रिपोर्ट दो, इसमें क्या उन्होंने उसके साथ किया है। जांच से पन्नों तक न रह जाए, ये चिंता है उस परिवार की जिसने अपना बेटा खो दिया। घटना के बाद कई सवाल हैं, क्यों पंकज ने ये खौफनाक कदम उठाया? क्या सतपुली पुलिस सच में इस घटना के लिए जिम्मेदार है? और क्या पहाड़ की पुलिस युवाओं पर अत्याचार कर रही है? इन सवालों का जवाब मिलना भी बाकी है और अब इंतजार है तो बस जांच का, क्योंकि घटना के पीछे की असल वजह क्या है इसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। पौड़ी से भगवान सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रफ्तार मीडिया। रुड़की में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खाटू श्याम के लिए 20 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मंगलौर विधानसभा स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना के कार्यालय से बसों को रवाना किया गया है। इस मौके पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि करतार सिंह भडाना उनकी सेवा कर रहे हैं। भडाना जी का ये धार्मिक आयोजन बहुत मायनों में बहुत लाभकारी है। ये देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ धार्मिक यात्रा का एक केंद्र है, लेकिन यहाँ के लोग भी जो खाटू श्याम जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखते हैं, यहाँ के अनेकों लोग वहाँ जाना चाहते थे और प्रताप सिंह भडाना जी ने उन सबकी मनोकामना को पूर्ण किया है। मैं अपने उनको बधाई देता हूँ। आज 20 बसें यहाँ से गई हैं, पहले भी उनके द्वारा बसें भेजी गई है और भविष्य में भी वो इस काम को लगातार गति देंगे। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा का सिख समाज और पंजाबी जन कल्याण समिति ने स्वागत किया। इस दौरान मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि हल्द्वानी में आईएसबीटी निर्माण में पूर्व में चिन्हित जमीन पर कार्य रोकने के कारणों की जांच हो रही है और दोबारा से बजट जारी कर जल्द आईएसबीटी बनाया जाएगा। वहीं चारधाम यात्रा को लेकर मंत्री ने कहा है कि ग्रीन कार्ड से चारधाम यात्रियों को सुविधा मिल रही है। मेरी जानकारी में है आईएसबीटी के लिए जगह चिन्हित करी गई थी और वो काम भी वहाँ पर शुरू हो गया था, इसमें कि प्लिंथ और पिलर खड़े हो गए थे, तो उसकी जांच चल रही है कि उसमें क्या कारण रहे कि वो रोक दिया गया। तो उसमें दोबारा बजट जारी करके उसको बनाया जाएगा और मैं सोचता हूँ कि आईएसबीटी बहुत ज़रूरी है। हल्द्वानी हमारा प्रवेश द्वार है कुमाऊँ का और यहाँ पर जो है काफ़ी यात्रियों को आना जाना है और हमारे पूरे जिलों में जाने के लिए हल्द्वानी एक मैं समझता हूँ कि बेस है हमारा, तो इसको डेवलप करना हमारा कर्तव्य बनता है। या कुछ चेंज किया जा रहा है? फिर सर्वे कराया जा रहा है कि क्या दिक्कत आई, पहले क्यों उसको रोका गया, तो उन सभी चीज़ों का समाधान करके बहुत जल्दी काम शुरू करा जाएगा। हल्द्वानी नगर निगम के पार्षदों ने देहरादून नगर निगम की तर्ज पर मेयर और पार्षदों को निजी भत्ता और वेतन देने की मांग उठाई है। पार्षदों ने बैठक कर मेयर गजराज बिष्ट से जल्द बोर्ड बैठक बुलाने और प्रस्ताव शासन को भेजने की मांग की है। इस पर मेयर गजराज बिष्ट का कहना है कि जल्द ही बोर्ड बैठक को बुलाकर प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। क्यों आप लोगों को वेतन भत्ता चाहिए? देखिए, हमने कोई मांग नहीं, हमने तो अपनी जो बात रखी वो रखी है और एक मेयर साहब के लिए मांग करी है कि मेयर साहब को कोई ना कुछ मानदेय मिलना चाहिए जितना उनका खर्चा होता है और उसी हिसाब से पार्षदों को भी मानदेय मिलना चाहिए। नगर निगम की बोर्ड से ही फंड से ही पैसा है, क्योंकि ये सरकार नहीं दे सकती है। आप सभी पार्षदों ने अचानक एक मीटिंग बुलाई और उसमें उन्होंने हवाला दिया कि देहरादून निगम ने बोर्ड में पास किया है कि वो मानदेय और उसके भत्तों के लिए, मानदेय तो नहीं भत्तों के लिए पास किया है और उसको पारित करके शासन को भेजा और यहाँ की बोर्ड भी इसको पारित करके भेजी। तो मैं तुरंत ही जैसे ही पार्षदों की मुझे जानकारी मिली मैं तुरंत उनके बीच में आया हूँ और हमने भी तय किया है कि हम शीघ्र ही बोर्ड बैठक बुलाकर इन जो भी उनके मुद्दे हैं उनको पारित करके सरकार को भेजेंगे।
राजधानी देहरादून में ब्रह्मकमल शक्ति संस्था ने सीएमआई अस्पताल के सहयोग से निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। इस मौके पर संस्था के अध्यक्ष और संयोजक अभिनव थापर ने कहा है कि संस्था समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है और भविष्य में भी ऐसी जनहितकारी योजनाओं को जारी रखा जाएगा। बता दें कि उन्होंने शिविर में सहयोग के लिए सीएमआई अस्पताल का भी आभार जताया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में भगदड़ मची हुई है। अब यही देख लीजिए, जिम कॉर्बेट पार्क के पाखरू रेंज घोटाले को लेकर चर्चा में आई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा ने बीजेपी ज्वाइन कर खुद ही ये कह दिया कि वो ईडी के डर से बीजेपी की वॉशिंग मशीन में साफ होने के लिए नहीं आई हैं, बल्कि उन्हें कोर्ट पहले ही क्लीन चिट दे चुका है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या जिम कॉर्बेट पार्क के पाखरू रेंज में हुए घोटाले को रफा दफा किया जा रहा है, क्योंकि इस घोटाले के आरोप में घिरे कई चेहरे अब सत्तारूढ़ दल में शामिल हो चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में भगदड़, नेताओं में भविष्य को सुरक्षित करने की जद्दोजहद। पूर्व कांग्रेस नेता लक्ष्मी राणा ने बदला दल, सफारी घोटाले को लेकर चर्चा में थी राणा। तो क्या मान लिया जाए रफा दफा हो रहा सफारी घोटाला? उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों में भगदड़ मची हुई है। जनप्रतिनिधि अपने भविष्य को सुरक्षित करने की जद्दोजहद में दल बदल करते नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में अब नया नाम जुड़ा है पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लक्ष्मी राणा का। लक्ष्मी राणा कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत की बेहद करीबी मानी जाती रही हैं। जिम कॉर्बेट पार्क के पाखरू रेंज में हुए सफारी घोटाले को लेकर चर्चा में आई लक्ष्मी राणा ने कांग्रेस पार्टी को अपने 30 साल दिए हैं। इन सालों में कांग्रेस ने भी उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर विधायक तक का टिकट दिया और यही कारण है कि जब लक्ष्मी राणा ने बीजेपी को ज्वाइन किया तो उनका दर्द छलक उठा। अपने दर्द को बयां करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने कांग्रेस को अपने जीवन के 30 साल दिए और क्षेत्र में पार्टी को मजबूत किया, लेकिन मुझे क्या मिला? मुसीबत के वक्त में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने मुझे सपोर्ट करने के बजाय उल्टा ये कहना शुरू कर दिया कि मैं वॉशिंग मशीन में चली गई हूँ, जबकि उस वक्त मैं किसी पार्टी में नहीं गई और अपनी लड़ाई खुद लड़ रही थी। मैंने भारतीय जनता पार्टी आज इसलिए ज्वाइन की है कि मैंने लगातार 30 वर्षों से कांग्रेस के लिए अपना 30 वर्ष जीवन दिया है और कांग्रेस को मजबूत किया है क्षेत्र में। और जब परिवार, इसीलिए लोग जोड़ते हैं कि परिवार में जब मुसीबत आए तो लोग उसके काम आए, लेकिन जब विपदा आई तो कांग्रेसियों ने सपोर्ट करने के लिए, बड़े नेताओं ने सपोर्ट करने के बजाय उस पर उल्टे आप ही के चैनलों पे बोला गया कि वॉशिंग मशीन में चली गई, जबकि मैं अपनी लड़ाई लड़ रही थी। और उसके बाद भी जब मैं किसी पार्टी में नहीं गई, किसी में नहीं गई, और आप अपने परिवार को, इसलिए हम परिवार के साथ जुड़ते हैं कि परिवार सपोर्ट करे, और जब वो परिवार सपोर्ट ना करे तो आदमी खिन्न होकर ऐसे परिवार में रहना तो बेकार है। जिस परिवार में आपको सपोर्ट नहीं, मैं अगर मेरे माँ बाप हैं, मेरे भाई बहन हैं और मेरे पर विपत्ति आती है और वो परिवार साथ ना दे, तो ऐसे परिवार में हम उस परिवार में रह के करेंगे क्या? उधर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने भी लक्ष्मी राणा के बीजेपी में ज्वाइन करने पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लक्ष्मी राणा तो 2024 में ही कांग्रेस छोड़ चुकी थी। कांग्रेस को लक्ष्मी राणा के बीजेपी में जाने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, जैसे लक्ष्मी राणा जी है, मीना शर्मा जी हैं, ये तो पहले से ही बीजेपी में पहले से ही सम्मिलित हो गए थे। लोकसभा चुनाव में इन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया था, तो ये लोग तो पहले ही चले गए और इसलिए ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी की नहीं है। और वो हमारी शर्मा मैडम, क्योंकि वहाँ के जो हमारे ठुकराल जी की ज्वाइनिंग हुई उससे वो नाराज़ थी, तो ये तो चलता रहेगा। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह कांग्रेस में लोग आ रहे हैं, भाजपा में तो जो जा चुके थे। भाजपा में तो लोकसभा चुनाव में मैक्सिमम लोग भाजपा में, उस समय माहौल ऐसा बना कि लोग भाजपा में जा चुके थे। लेकिन अब जो रह गए और अब नए लोग आ रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं कि हम तो आज ये सोच रहे हैं कि किसको लेना किसको नहीं लेना। बता दें कि साल 2019-20 में जिम कॉर्बेट के पाखरू रेंज में हुआ सफारी घोटाला चर्चा में आया था।
आरोप लगा तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत पर कि उन्होंने पाखरो रेंज में सफारी के लिए करीब 106 हेक्टेयर वन भूमि पर काम शुरू करवाने के लिए प्रोजेक्ट के तहत 163 पेड़ों को कटवा दिया। जांच में पता चला कि पेड़ों के कटान की संख्या कहीं ज्यादा है। बाद में यह मामला नैनीताल हाई कोर्ट में गया और अक्टूबर 2021 में कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। उसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने साल 2023 में एफआईआर को दर्ज किया। जांच शुरू हुई तो हरक सिंह रावत के करीबी भी ईडी के निशाने पर आ गए। इनमें लक्ष्मी राणा का नाम भी शामिल था, जो अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इससे पहले 2024 में हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाई रावत भी बीजेपी ज्वाइन कर चुकी है। हरक की बहू भी ईडी के जांच के घेरे में थी, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या सफारी घोटाले को रफा दफा किया जा रहा है। देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। राज्य के 275 सरकारी स्कूल बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है और इसी को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। यूकेडी केंद्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जयप्रकाश उपाध्याय ने कहा है कि कई स्कूलों के भवन जर्जर हालत में हैं, छात्रों के बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, कई स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है। इस वजह से स्कूलों में छात्रों की संख्या घट रही है और स्कूलों पर ताले लग रहे हैं। जहाँ पर हमारे जो हम लोग सर्वे करते हैं और जो जाते हैं, जहाँ पर देखते हैं विद्यालयों की हालत बड़ी दुर्दशा है, उनके यहाँ मेंटेनेंस की स्थिति बेकार है, उनको पीने का पानी नहीं है, हमारी बालिकाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित ढंग की नहीं है, वहाँ पर जो हमारी शिक्षक जो काम कर रहे हैं उनके लिए बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है। आज भी फर्नीचर का अभाव होना ये दर्शाता है कि हमारे स्कूल किस कगार पर है और इसके कारण से लोग जो शिक्षा में जो ये आपने विकास नहीं किया, उसके कारण से छात्रों की संख्या घटती चली गई और आपके स्कूलों पे ताले लगते चले गए। दिनेशपुर के ग्राम चंदननगर में 1952 से आयोजित हो रही काली पूजा इस साल भी धूमधाम से संपन्न हुई, जहां बीजेपी प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। साथ ही काली मंदिर प्रांगण में शेड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए भी आवंटित किए। आज ग्राम चंदननगर में काली पूजा का बहुत ही भव्य उत्सव का आयोजन यहाँ पर हुआ है और हमारा बंगाली क्षेत्र कहा जाए कि हमारी सनातन संस्कृति के ये सब ध्वजवाहक हैं। चाहे महानाम संकीर्तन हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे काली पूजा हो। आपका आज यहाँ चंदन नगर गांव में श्री सार्वजनिक माँ काली पूजा का महोत्सव हो रहा है। बहुत ही भव्य आयोजन किया गया है और इस महोत्सव की मैं पूरे क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। राजधानी देहरादून से सटे प्रेमनगर के पौंधा जंगल में हुए अक्रम एनकाउंटर पर सामने आई पुलिस की उलझी हुई कहानी और फिर डीएम के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश ने उन सवालों को हवा दी है जो मृतक का परिवार उठा रहा था कि एनकाउंटर करोड़ों रुपए की जमीन के लेन के चलते हुआ है। न सिर्फ जमीन का लफड़ा बल्कि प्रेमनगर थाना प्रभारी नरेश राठौर से अक्रम का पुराना संजोग भी चर्चा में आ गया है। तो क्या यही कारण है जो शासन प्रशासन भी मान रहा है कि कुछ तो हुआ है? यह रिपोर्ट देखिए। अक्रम एनकाउंटर की उलझी हुई कहानी, सवालों में घिरी पुलिस की कार्रवाई, पेशी से पहले लूट की वारदात क्यों, पौंधा जंगल तक पहुंचने का क्या था कारण, मजिस्ट्रेट जांच ने दी सवालों को आज। तो क्या जमीन के लिए हुआ एनकाउंटर? राजधानी देहरादून से सटे प्रेमनगर के पौंधा जंगल में हुए अक्रम एनकाउंटर के बाद पुलिस की कहानी अब कई सवालों में उलझती दिख रही है। जैसे जैसे घटनाक्रम की परतें खुल रही हैं, उनकी कड़ियां आपस में मेल नहीं खा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस अक्रम को 30 अप्रैल को अदालत में पेश होना था, तो फिर उसे पेशी से चंद घंटे पहले लूट जैसी वारदात को अंजाम देने की जरूरत क्यों पड़ी? इस एनकाउंटर की पूरी कहानी में सबसे कमजोर कड़ी यही है कि क्यों अक्रम ने ऐसी वारदात को अंजाम देकर पुलिस का ध्यान अपनी ओर खींचा। उधर परिवार एनकाउंटर की वजह करोड़ों की जमीन बता रहा है, जिसका लेन देन हो चुका था। हमने जानकारी निकलनी तो पता चला कि हाँ ये सच्ची बात है, भाई एनकाउंटर हो गया। मतलब ऐसे जैसे 15 दिन पहले यहीं से हमारे अब्बू जी हुए थे कुंडों में, उनके पास भी थे,
काम कर रहे थे, मैं काम उनका लड़का बीमार हो रहा था भाई, तो वहीं के अपने पैसे लेके वो गए हुए थे यहाँ, तो बेचारे। और कल उनकी तारीख थी, मैं पहली बार देहरादून तारीख पर ले गए, पहली बार मैंने उठा के इनकाउंटर कर दिया। इस चीज के लिए बोल भी रखा था, जब भी पहली बार जब भी अकेला आ गया यहाँ से देहरादून में, जब इनकाउंटर कर देगा। और सबसे मेन चीज तो यह है, वहाँ जो जमीन का मुद्दा होगा जिसके ऊपर इनकाउंटर हुआ, वो तकरीबन 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति थी जिसके ऊपर लड़ाई थी। अब इतना कुछ हो गया, जान जाएगी अगर, तो फिर उसमें इस चीज की जांच होनी चाहिए ना। परिवार के इन आरोपों के बाद देहरादून जिलाधिकारी सवीन बंसल ने मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। हरिद्वार के सीओ सिटी को मामले की जांच सौंपी गई है। वहीं घटना में शामिल अकरम के साथियों की धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। दोनों अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दोनों आरोपी कौन थे, पेशी से पहले अकरम उनके संपर्क में कैसे आया, पुलिस अब तक ये साफ नहीं कर पाई है। उधर चर्चा में प्रेमनगर थाना प्रभारी नरेश राठौर से अकरम का पुराना संजोग भी आ गया है। दरअसल साल 2014 में नकरौंदा के चर्चित अंकित थपलियाल हत्याकांड के बाद जब अकरम फरार हुआ तो उसे दून पुलिस ने 2017 में गुजरात से गिरफ्तार किया। उस दौरान भी प्रेमनगर थाने की कमान नरेश राठौर ही संभाल रहे थे। राठौर गिरफ्तारी वाली टीम में भी थे। लगभग 9 साल बाद अकरम की उसी थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई और इत्तेफाक देखिए कि उस समय भी राठौर प्रेमनगर थाने के प्रभारी हैं। ऐसे में परिवार का पुलिस के दावों पर यकीन कर पाना मुश्किल है कि पौंधा रोड पर पेट्रोल पंप कारोबारी से लूटपाट हुई और अकरम और उसके साथियों का पीछा किया गया और जंगल में मुठभेड़ के बाद अकरम मारा गया और उसके साथी मौका पाकर फरार हो गए। बहरहाल देखना ये है कि मजिस्ट्रेट जांच से क्या कुछ निकल कर आता है। सीसीटीवी फुटेज, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अकरम की कॉल डिटेल कैसे टूटी हुई कड़ियों को आपस में जोड़ती है। देहरादून से हिमांशु चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। मंत्री सुबोध उनियाल का बड़ा एक्शन, राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल तलब, गतिविधियों की मांगी रिपोर्ट। पुलिस या टॉर्चर से आहत होकर आत्महत्या करने वाले युवक के परिजनों से मिले गणेश गोदियाल, सरकार से की जांच की मांग। देहरादून में हुए अकरम एनकाउंटर पर उलझी कहानी, पेशी से पहले लूट पर उठे सवाल, मजिस्ट्रेट जांच से सामने आएगा सच। और उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, कई जिलों में जमकर हुई बारिश और ओलावृष्टि, 5 मई तक बदला रहेगा मौसम का मिजाज।